Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. I welcome to all of you on the platform of CSS Brainry and particularly this 3-day series of orientation sessions and demo classes. My name is Agha Shahryar Khan. I belong to the 48th CTP and currently located in Pakistan Audit and Account Service. The agenda of this session is to discuss outline, introduction and conclusion of two topics. The one is single national curriculum increases national integration and social cohesion, and the second one is basically a topic that was in the exam of CSS 2021, basically 2021, and that is gender equality, a popular slogan. तो इन दो टॉपिक्स की हम आउटलाइन, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करेंगे. सो विदाउट टेकिंग एनी पॉज आई एम डायरेक्टली गोइंग टुवर्ड्स द लेक्चर. अच्छा जी, अब यहाँ पर दो चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा, दो चीज़ें आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि पहले वो बच्चे जिनको कुछ नहीं पता, जाहिर बात है आप लोग सब रॉ है, कि जिनको कुछ नहीं पता कि आउटलाइन किस तरह बनानी है, इंट्रोडक्शन किस तरह लिखना है, कंक्लूजन किस तरह लिखना है, तो वो सब चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी. इट इज़ जस्ट डेमो क्लास. आपको बताया जाए कि भाई ये टॉपिक है, ये है आपका लेवल या ये है आपकी जो है वो यहाँ तक आपने पहुँचना है. ठीक है, यहां तक आपने पहुंचना है, यह आपका फाइनल स्टैंडर्ड जो आपने अचीव करना है. इस तरह आपने चीजों को जो है वो लेके चलना है ताकि आपके दिमाग में एक प्रोटोटाइप आ जाए कि देखो मुझे ये चीज अचीव करनी है और मुझे इस तरह आउटलाइन, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखना है. चलें जी, सवाल पढ़ते हैं. टॉपिक है जी सिंगल नेशनल करिकुलम इंक्रीजेस नेशनल इंटीग्रेशन एंड सोशल कोहेजन. इस टॉपिक में अगर देखा जाए तो तीन चीजें हैं. एक है सिंगल नेशनल करिकुलम. तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सिंगल नेशनल करिकुलम है क्या. ये बेसिकली एक स्ट्रेटजी है इनकम्बेंट गवर्नमेंट की, पीटीआई गवर्नमेंट की, कि कंट्री के अंदर एक सिंगल करिकुलम इंट्रोड्यूस किया जाए विद द स्लोगन वन नेशन वन करिकुलम, ताकि जो एजुकेशन अपार्थीड है, जिसको हम कहते हैं कि एजुकेशन की वजह से जो सोशल इनइक्वालिटी आती है कि मदरसे का बच्चा कोई एजुकेशन पढ़ता है, इलीट वाला एजुकेशन की डिफरेंट है, गवर्नमेंट सेक्टर की एजुकेशन डिफरेंट है, तो जब वो आगे जाते हैं तो जाहिर बात है जो इलीट वाला है उसके पास अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं, जो मदरसे का बच्चा है उसकी अपॉर्चुनिटीज कम है. तो क्या मदरसे के बच्चे का कोई कसूर है? तो आंसर इज नो. तो क्यों ना एक ऐसा करिकुलम इंट्रोड्यूस कराया जाए जिससे सबके पास एक इक्वल अपॉर्चुनिटीज हो और फिर सब जो है वो एक जैसा परफॉर्म कर पाए और फिर सब अपने कैपेबिलिटी की बुनियाद पर आगे जा पाए. अगेन ये लेक्चर अभी सिंगल नेशनल करिकुलम का नहीं है. सिंगल नेशनल करिकुलम हम करंट अफेयर्स में पढ़ेंगे तो उसको डिटेल में पढ़ेंगे. अब आगे क्या है कि इंक्रीजेस नेशनल इंटीग्रेशन सोशल कोहेजन. देखो मैंने ऐसे की क्लास में बताया था कि पूरी कंसंट्रेशन सबसे पहले देनी है टॉपिक को. आपने ऐसे की क्लास में जाना है, पेपर में 10 टॉपिक हैं, 10 टॉपिक में आराम आराम से पढ़ना है. 10 से 15 मिनट आपने लगाने हैं सिर्फ टॉपिक समझने में. आप यहां देखेंगे एक लड़का बैठा होगा जिसने आउटलाइन भी शुरू कर ली होगी, यहां पर एक गर्ल बैठी होगी जिसने आउटलाइन पूरी बना भी ली होगी. आपने उनको देखकर कंफ्यूज नहीं होना, आपने अपना टाइम लेना है, आपने टॉपिक को समझना है. तो ये टॉपिक क्या है? सिंगल नेशनल करिकुलम इंक्रीजेस नेशनल इंटीग्रेशन एंड सोशल कोहेजन. कि सिंगल नेशनल करिकुलम की वजह से नेशनल इंटीग्रेशन और सोशल कोहेजन क्या होगी? बढ़ जाएगी. हमारे आपस के अंदर जो यूनिटी है वो क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी. जो आपस के अंदर अट्रैक्शन है, कोहेजन है, वो क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी. अगर सब बच्चे इररिस्पेक्टिव टू देयर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी या स्ट्रेटम ऑफ सोसाइटी वो अगर एक जैसी एजुकेशन हासिल करेंगे तो सोसाइटी की ओवरऑल नेशनल यूनिटी इंक्रीज हो जाएगी. यह है हमारे पास टॉपिक. अब हम बना रहे हैं इसकी आउटलाइन. मैंने हमेशा आपको कहा था कि आउटलाइन 360 डिग्री के ऊपर होनी चाहिए और आउटलाइन टू द पॉइंट होनी चाहिए. इसमें फजूल की बातें नहीं करेंगे कि नेशनल इंटीग्रेशन क्यों नहीं है और क्या है और क्या. डायरेक्टली टॉपिक है कि भाई सिंगल नेशनल करिकुलम को इंट्रोड्यूस कराने से नेशनल इंटीग्रेशन किस तरह बढ़ेगी, ये आपने बताना है. तो पूरी बात इसी के ऊपर होगी. लेकिन अगेन जैसा कि एग्जामिनर ने बोला था, वेरियस पर्सपेक्टिव से हमने कवर करना है. इंट्रोडक्शन लिखा, इंट्रोडक्शन के बाद हमने एक लाइन बताई कि हमारा जो है विजन क्या है ऐसे का. सिंगल नेशनल करिकुलम प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क दैट इंश्योर्स अ यूनिफाइड नेशन, एक्सेप्ट्स कल्चरल डाइवर्सिटी, रिस्पेक्ट social cohesion in all attitudes and espouses national integration. Again,
मैं ये कह रहा हूं कि यहां पे लैंग्वेज मुश्किल इसलिए आपको लगेगी क्योंकि ये स्टैंडर्ड है, ठीक है ना। यहां पर आपने अचीव करना है। शुरू में अगर आपकी लैंग्वेज सिंपल भी है कोई मसला नहीं है। क्या बोला है कि भाई सिंगल नेशनल करिकुलम एक ऐसा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, एक आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जिससे एक यूनिफाइड नेशन बिल्ड होगा, जो एक दूसरे की कल्चरल डाइवर्सिटी को समझेगा और सोशली यूनाइट होगा, ठीक है ना। अगर एक ही जैसा करिकुलम होगा, अगर हम सब एक ही जैसी चीज पढ़ेंगे नेशनलिज्म के बारे में, एक दूसरे की सूबों की कंट्रीब्यूशन पढ़ेंगे पाकिस्तान मूवमेंट में, तो कोई ये नहीं बोलेगा कि सिर्फ हमने पाकिस्तान बनाया। हर एक को, सिंध वाले को पता होगा भाई केपी का भी रोल है, केपी को पता होगा पंजाब का भी रोल है, ठीक है ना। तो ओवरऑल एक सोशल कोहेजन बढ़ती है। फिर हर एक के कल्चर के बारे में पता चलेगा, डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर को हम एक्सेप्ट करेंगे। फिर दूसरी हेडिंग हमारी क्या है, देखो पहले इंट्रोडक्शन बताया, फिर दूसरी हेडिंग क्या होगा, हम थोड़ा सा बताएंगे कि भाई सिंगल नेशनल करिकुलम है क्या। बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे पूरी जो है वो ऐसे में ज्यादा सिंगल नेशनल करिकुलम पे लगा देंगे, 7-8 पैराग्राफ लिख देंगे, भाई सिंगल नेशनल करिकुलम ये है, गवर्नमेंट ने इसलिए इंट्रोड्यूस किया, इसके अंदर ये चीजें हैं और ये मसले हैं और पास में ये हुआ। यहां पर हमने टाइम जाया नहीं करना, हमने सिर्फ 1-2 पैराग्राफ में बनाना है कि व्हाट इज सिंगल नेशनल करिकुलम, व्हाट इज दिस पॉलिसी ऑल अबाउट। तो हमने लिखा एरियल व्यू ऑफ सिंगल नेशनल करिकुलम। अच्छा, अब लैंग्वेज पर भी गौर करते जाना ना कि एरियल व्यू ऑफ सिंगल नेशनल करिकुलम, ठीक है। या आप यहां पे लिख सकते हैं एनालिसिस ऑफ सिंगल नेशनल करिकुलम, ठीक है, एक्सप्लिकेशन ऑफ सिंगल नेशनल करिकुलम, ठीक है। सिंपल में भी लिख सकते हैं डिफाइनिंग सिंगल नेशनल करिकुलम। लेकिन देखो वैल्यू एडिशन जितना अच्छा करोगे उतने अच्छे नंबर आएंगे। एरियल व्यू ऑफ सिंगल नेशनल करिकुलम आपने लिखा, अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ सिंगल नेशनल करिकुलम भी यहां पर हो सकता था। फिर आपने पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 किया। यहां पर आप नंबरिंग भी कर सकते हैं, 2.1, 2.2, 2.3, अगर आप सिंबल्स भी यूज कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। फिर आपने लिखा होमोजीनियस करिकुलम फॉर ऑल क्लासेस। सिंगल नेशनल करिकुलम है क्या, ये एक होमोजीनियस करिकुलम है कि कोई भी इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्रीड, जेंडर, उसको एक ही जैसा सिलेबस पढ़ाया जाएगा। एनालॉगस टेस्टिंग एंड असेसमेंट मैकेनिज्म विद फीडबैक एंड इंप्लीमेंटेशन। इसके अंदर ना सिर्फ करिकुलम डिफरेंट है बल्कि असेसमेंट और फीडबैक मैकेनिज्म के ऊपर भी फोकस किया गया है। ब्रिंगिंग क्वालिटी एजुकेशन एंड क्वालिटी प्रोफेशन फॉर स्टूडेंट्स, जिसमें क्वालिटी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस दिया गया है। यानी आप 2 पैराग्राफ में बताएंगे कि व्हाट इज सिंगल नेशनल करिकुलम इज ऑल अबाउट, ठीक है। अब आप आ गए अपने मेन पॉइंट पर। आपका एक इंट्रोडक्शन का पैरा हो गया, 2 पैराग्राफ में आपने सिंगल नेशनल करिकुलम को इंट्रोड्यूस करा दिया। नाउ अब आपका मेन पॉइंट शुरू है कि हाउ सिंगल नेशनल करिकुलम इंक्रीजेस नेशनल इंटीग्रेशन एंड सोशल कोहिजन। किस तरह जो है ये सिंगल नेशनल करिकुलम नेशनल इंटीग्रेशन और सोशल कोहिजन को जो है वो इंक्रीज करता है। अब ये भी हम लिख सकते हैं, हाउ डज नेशनल करिकुलम इंक्रीज सिंगल नेशनल इंटीग्रेशन एंड सोशल कोहिजन। आप अच्छी लैंग्वेज भी यूज कर सकते हैं। यहां पे क्या लिखा है, डिफरेंट एरियाज वेयर सिंगल नेशनल करिकुलम इज सेमिनल टू सोशल कोहिजन एंड नेशनल इंटीग्रेशन। आप यहां पर इंक्रीजेस का वही लफ्ज यूज करें क्योंकि टॉपिक में इंक्रीजेस का लफ्ज यूज हुआ है, या ये लैंग्वेज भी सही है, ठीक है। बट मेरा हमेशा से फोकस ये होता है कि जो टॉपिक में वर्ड है उसको जरूर यूज करें, ठीक है ना, कि डिफरेंट एरियाज वेयर सिंगल नेशनल करिकुलम इंक्रीजेस सोशल कोहिजन एंड नेशनल इंटीग्रेशन। अब देखो एक आम बच्चा क्या होगा, आम बच्चा बताएगा कि भाई सिंगल नेशनल करिकुलम जो है इंटीग्रेशन किस तरह बढ़ा रहा है, नेशनल इंटीग्रेशन सोशल कोहिजन, उसके 8-10 रीजन लिख देगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक आम स्टूडेंट यूं ही करता है, काफी बच्चे इसी तरह करते हैं, बता देगा कि भाई ये 10 जगह है जहां पे सिंगल नेशनल करिकुलम जो है नेशनल इंटीग्रेशन को इंक्रीज करेगा और सोशल कोहिजन इंक्रीज करेगा। बट हम ऐसा नहीं करेंगे। हम, क्योंकि हमने एग्जामिनर रिपोर्ट पढ़ी है, हमने एनालाइज किया है, हम एक मैच्योर स्टूडेंट हैं, हम सोच समझ सकते हैं, तो हम उस तरह कवर करेंगे। हम डिफरेंट डायमेंशंस उसको बताएंगे, चाहे कोई सा भी ऐसे हो, आपने डिफरेंट डायमेंशंस कवर करनी होती है, डिफरेंट एस्पेक्ट्स कवर करने होते हैं कि भाई सिंगल नेशनल करिकुलम नेशनल इंटीग्रेशन को इंक्रीज करेगा तो आइडियोलॉजिकल डोमेन में किस तरह इंक्रीज करेगा, कल्चरल डोमेन में किस तरह नेशनल इंटीग्रेशन को इंक्रीज करेगा, ठीक है। आइडियोलॉजिकल डोमेन हो गई, हमारी कल्चरल डोमेन हो गई, इसी की तरह हमारी एकेडमिक डोमेन के अंदर किस तरह इंक्रीज होगा, ठीक है ना। इसके अलावा जो है वो हमारी जो है वो सिंगल नेशनल करिकुलम सेटिंग सोशल पॉलिटिकल डोमेन के अंदर किस तरह इंक्रीज करेगा। हम
1 2 3 4 5 6 7 8 करके रीजन नहीं बताएंगे, हम डिफरेंट डायमेंशंस, डिफरेंट एरियाज के थ्रू अपने आर्गुमेंट्स को सब्सटेंशिएट करेंगे, इस्टेब्लिश करेंगे कि हाउ सिंगल नेशनल करिकुलम इंक्रीजेस नेशनल इंटीग्रेशन एंड सोशल कोहेजन। तो सबसे पहले क्या लिखा भाई, आइडियोलॉजिकल डोमेन, ठीक है, बिल्डअप, यहां पे एरर है, बिल्डअप सेम, अच्छा यहां पे सेम कर कि बिल्डअप सेम आइडियोलॉजी अमंग पीपल, एक तरह की आइडियोलॉजी की इनकलकेशन होगी दिमागों में। वो आइडियोलॉजी क्या होगी, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, वो नेशनल इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान, ताकि कल को कोई ये ना बोले कि भाई प्रोविशनिज्म के ऊपर बात ना हो, जो है वो इथनिसिटी के ऊपर बात ना हो, नेशनलिज्म के ऊपर बात ना हो, पाकिस्तान की बात की जाए। अगर आप तमाम बच्चों को ये शुरू से इनकलकेट करेंगे आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान कि फर्स्ट इज योर कंट्री एंड देन इज योर प्रोविंस, रीजन और एनी अदर थिंग, तो एक ओवरऑल चीज इंप्रूवमेंट आ जाएगी। तो हम किसकी पहले बात करेंगे, आइडियोलॉजिकल डोमेन की। क्या लिखा है जी, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन दैट बिल्ड अप सेम आइडियोलॉजी रिगार्डिंग क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान एंड प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन एंड सोशल कोहेजन। यहां पे एक और पॉइंट नोट करने का है, देखो यहां पे 1 वर्ड या 2 वर्ड नहीं लिखा हुआ, जैसे मेजॉरिटी ऑफ लिखते हैं बच्चे लिखते हैं कि इंक्रीजेस नेशनल इंटीग्रेशन या इनकलकेशन ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, बस पूरा एक फ्रेज लिखा है कि ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन दैट बिल्ड अप सेम आइडियोलॉजी रिगार्डिंग क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। जब क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान से रिलेटेड अब आइडियोलॉजी इनकलकेट करेंगे बच्चों के माइंड्स में, तो उनके लिए पहली प्रायोरिटी पाकिस्तान होगी, जिसकी वजह से ओवरऑल नेशनल इंटीग्रेशन और सोशल कोहेजन इंप्रूव होगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट, इनकॉन्सिंग ऑफ फिलॉसफी टू स्टिक, अगेन लैंग्वेज इज स्टैंडर्ड की लैंग्वेज है, यू कैन यूज सिंपल लैंग्वेज। Encompassing a philosophy to stick national aims, objectives and goals rather than cultural, tribal और provincial लेवल्स के ऊपर। यानी आपको इस तरह की फिलॉसफी इस नेशनल करिकुलम में है जिससे आप नेशनल एम्स और नेशनल गोल के लिए स्ट्राइव करेंगे, बनिस्बत जो है वो आप अपने कल्चरल, ट्राइबल और प्रोविंशियल गोल्स को जो है वो आगे बढ़ाएं। फॉर एग्जांपल, अगर आप देखेंगे कि पाकिस्तान के हक में एक पॉलिसी अच्छी है, तो फिर आप उसको एडवांस करेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे, उसको प्रमोट करेंगे। ये नहीं करेंगे कि जी मेरा प्रोविंस हो गया, मेरा डिस्ट्रिक्ट हो गया, इसको मुझे नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये आप नहीं होगा, क्योंकि आपको करिकुलम में इस तरह की टीचिंग आपसे दी जाएगी। ठीक है जी, फिर है जी, सेटिंग अप इस्लामिक डॉक्ट्रिन दैट मींस सेक्टेरियन में प्रमोट इंटीग्रेट मुस्लिम, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सिंगल नेशनल करिकुलम के थ्रू आपको ट्रू टीचिंग ऑफ इस्लाम बताया जाए कि व्हाट इज रियल इस्लाम, द सॉफ्ट इमेज ऑफ इस्लाम। आजकल हमारे माशरे में क्या है कि हम सेक्टेरियनिज्म में बटे हुए, देवबंदी, शिया, सुन्नी, बरेलवी एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। उससे क्या है कि हम एक दूसरे से नफरत करते हैं, हमने डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को बर्दाश्त करना छोड़ दिया है, उसको एक्सेप्ट करना हमने छोड़ दिया है। कोई भी थोड़ा करता है हम उसको काफिर का फतवा लगाते थे, हम कहते हैं हम में से नहीं है। ठीक है, ये चीज खत्म हो जाएगी जब आपको एक ट्रू इमेज ऑफ इस्लाम प्रोवाइड की जाएगी ना सिंगल नेशनल करिकुलम में। उसके अंदर एक्सेप्टेंस है, उसके अंदर पेशेंस है, उसके अंदर जो है परसिस्टेंसी है। ठीक है ना, कि हजरत इब्राहिम भी किसी के साथ भी बैठकर खाना खा सकते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिरों के साथ भी जो है वो जो ट्रीटीज की हैं, चाहे वो ट्रीटी ऑफ हुदैबिया हो, माफ किया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जो हिंद थी उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा को जो है वो एसेसिनेट करवाया, बट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ किया, अबू सुफियान को माफ किया, हमेशा जो है वो लोगों को माफ किया। जब आपको ये पता होगा कि इस्लाम में पेशेंस है, इस्लाम में जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाकर जो है वो मक्का के मौके पर बोला, जनरल एमनेस्टी का ऐलान किया कि भाई तुम सब आज आजाद हो, तुम सबको मैं माफ करता हूं, चाहे तुमने जितनी भी मुश्किलात मुझे दी। जब आप ये इमेज देते हैं ना, इसी तरह जब आप बताएंगे इस्लामिक हिस्ट्री में कि भाई सिंगल नेशनल करिकुलम के थ्रू के क्रूसेड्स के मौके पर जो है वो जो क्रूसेड्स हुई थी उस जमाने में, जो हमारे थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, जब उन्होंने फतह किया यरूशलेम को, उन्होंने भी वहां पे आम माफी का ऐलान किया। ठीक है ना, तो आपने जब सॉफ्ट इमेज देंगे तो ये जो सेक्टेरियनिज्म में बची हुई कौम है ये खत्म होगा और एक ओवरऑल मुस्लिम उम्मा की यूनिटी और ओवरऑल नेशनल इंटीग्रेशन इंप्रूव होगी। देख रहे हैं ना आप किस तरह डिवाइड कर रहे हैं हमें चीजों को। अब ये हो गई आइडियोलॉजिकल डोमेन, 3 पैराग्राफ। फिर आप आ जाएंगे कि भाई एकेडमिक डोमेन में कैसे इंप्रूव होगा। आपने क्या लिखा, सिमिलैरिटी ऑफ एकेडमिक वैल्यूज प्रमोट सोशल कोहेजन एंड नेशनल इंटीग्रेशन। एक जैसी जब आप एकेडमिक वैल्यूज, मतलब है इंग्लिश का लेवल, मैथ्स का लेवल, ठीक है, साइंस के सब्जेक्ट्स का लेवल, जब सबका एक ही जैसा होगा, सब एक ही चीजों को पढ़कर निकलेंगे, तो फिर किस तरह नेशनल यूनिटी इंप्रूव होगी। क्या है जी, इरेडिकेशन डिस्पैरिटीज थ्रू
प्रोविजन ऑफ इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज टू एवरीवन, डिस्पैरिटीज खत्म हो जाएंगी, मदरसे के बच्चे को लोग हकारत की नजर से नहीं देखेंगे, एलीट को जो है वो ज्यादा प्रिविलेज नहीं देंगे। जो एलीट का बच्चा स्कूल का है या जो गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे हैं हमारी तरह, या जो है वो हमारा मदरसे का बच्चा, उसको कोई ये नहीं बोलेगा ये तो मदरसे का बच्चा भाई इसको छोड़ो, OA लेवल्स के बच्चे को बुलाओ। नो, हर एक की अपनी एक स्टैंडर्ड, हर एक ही जैसी एजुकेशन पढ़ा तो हर एक के में एक इक्वलिटी क्रिएट हो जाएगी। अगेन एक ओवरऑल इंप्रूवमेंट आएगी कि भाई मैं यहां खड़ा हूं, मेरे सामने मदरसे का बच्चा खड़ा है, वो भी मेरे बराबर है, मैं उसको उतनी ही इज्जत दूंगा, उतनी ही रिस्पेक्ट दूंगा। फिर इनकल्टिकेटिंग सेम सेट ऑफ स्किल्स, वैल्यूज, कॉग्निटिव एबिलिटीज एंड क्रिटिकल इलनेस टैलेंट, ब्रिंगिंग एवरीवन ऑन द सेम पेज। ठीक है ना, इस वैल्यूज के साथ साथ आप जब उनको क्रिटिकल थिंकिंग के स्किल्स देंगे, उनको एबिलिटीज देंगे सोचने की, समझने की, तो तकरीबन तमाम लोग एक ही पेज के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है ना, कोई भी ऐसा मसला होता है जो ट्रिगर कर सकता है क्राइसिस आपके मुल्क में, वो फिर मसला नहीं होगा, तमाम लोग एक रैशनल वे के अंदर बात करेंगे, जी ये चीज गलत है और ये चीज सही है। आजकल क्या होता है, अनफॉर्चुनेटली जो एजुकेटेड क्लास है वो चीजों को ज्यादा समझती है, वो पता होता है कि भाई ये काम गलत हुआ, ये चीज नहीं होनी चाहिए, ये चीज गलत है, कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली जो हमारी लोअर स्टेट ऑफ सोसाइटी या मदरसे या उनके बच्चे, उनको इस तरह के क्रिटिकल थिंकिंग के स्किल्स नहीं है, तो वो चीजों को सपोर्ट करते हैं। अब वो चीजें क्या है, यहां पर मैं नहीं नाम लूंगा, अगेन रिकॉर्डिंग हो रही है, इट्स अ सेंसिटिव इशू, बट उसकी वजह से क्राइसिस जनरेट होता है। फिर आप काफिर के फतवे भी लगाते हैं और दूसरी चीजें भी करते हैं कि ओवरऑल कंट्री का माहौल खराब होता है और यूनिटी सेक्रीफाइस होती है। जब सबके अंदर एक जैसी सलाहियतें होंगी तकरीबन, तो ये इश्यूज नहीं होंगे। देन मटेरियल, नॉन मटेरियल रिसोर्सेज, ये वही पॉइंट हो गया। अब देखिए हमने आइडियोलॉजिकल डोमेन डिस्कस कर ली। अब देखिए पूरा ऐसे यही था, आप लोग ये यहां पे बताने का मकसद ये है कि पूरा ऐसे क्या है कि किस तरह सिंगल नेशनल करिकुलम नेशनल इंटीग्रेशन और सोशल कोहेजन को इंक्रीज करेगा। उसको हमने डिवाइड किया, आइडियोलॉजिकल डोमेन में किस तरह करेगा, फिर हमने बताया एकेडमिक डोमेन में किस तरह करेगा। अब हम बताएंगे कि भाई ये जो है वो सोशो और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में किस तरह करेगा नेशनल यूनिटी को इंक्रीज। इंस्टिलिंग नेशनल कॉन्शियसनेस एज पर्सोनिफाइड बाय इमेल दरकीम एज वेल, आपके अंदर नेशनल कॉन्शियसनेस बताएगा कि भाई आई एम पाकिस्तानी फर्स्ट, देन मैं सिंधी हूं या फिर मैं रीजनल लेवल के ऊपर कोई भी मेरी कास्ट है, मैं जो हूं वो बट हूं या मैं जट हूं या मैं कोई भी मेरी कास्ट है, वो बाद में, पहले मेरी पाकिस्तान की आइडेंटिटी, आई एम पाकिस्तानी फर्स्ट, उसके ऊपर बात की जाएगी। ठीक है, वो चीज आपकी कॉन्शियसनेस आ गया, ओवरऑल नेशनल इंटीग्रेशन इंप्रूव हो जाएगी। इमेल दरखेम कौन है? इमेल दरखेम सोशोलॉजिस्ट है जिसने यही बात की थी कि नेशनल कॉन्शियसनेस आएगा तो नेशनल इंटीग्रेशन इंक्रीज होगी। आपको अभी नहीं पता होगा क्योंकि आपने सोशोलॉजी नहीं पढ़ी। ठीक है, जो भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे ना उन सब की नॉलेज आप यूटिलाइज करेंगे ऐसे के अंदर। फिर अगेन मैं यहां पर बात कर रहा हूं, चीजों को समझो, लैंग्वेज देखो कौन सी किस तरह यूज की हुई है। इंस्टिलिंग नेशनल कॉन्शियसनेस एज पर्सोनिफाइड बाय इमेल दरखेम, आपको इस लेवल पर पहुंचना है। फिर कंसोलिडेटिंग मैकेनिकल सॉलिडरिटी थ्रू इनकल्केटिंग कॉरेस्पॉन्डिंग एजुकेशनल स्किल्स। मैकेनिकल सॉलिडरिटी क्या होती है? अगेन ये फिर सोशियोलॉजी का कॉन्सेप्ट है। ये वो चीज होती है कि तमाम लोग के पास अगर एक ही जैसे स्किल्स होंगे, तमाम लोग एक ही लेवल पर होंगे, तो आपस में खुद ब खुद सोशल कोहिजन या नेशनल इंटीग्रेशन कायम हो जाती है, स्टैब्लिश हो जाती है। ठीक है ना, अगर अक्सर आपने देखा होगा एक ही जैसे इंजीनियर्स हैं या एक ही जैसे स्किल्स हैं, उनके दरमियान यूनिटी ज्यादा होगी। ठीक है ना, अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, ऑफिसर्स का आपको कैडर नजर आएगा, फिर नीचे मुलाजिमों का कैडर अलग नजर आएगा, क्योंकि स्किल्स में डिफरेंट है, सोचने में डिफरेंट है। फिर पॉपुलेशन एफिशिएंस वर्कफोर्स विद वेव और टीम वर्क टू एनहांस प्रोडक्टिविटी। अगेन फिर हमारे पास क्या आ जाता है जी, हमारे पास पॉलिटिकल अरीना की बात आ जाती है। पहले हमने आइडियोलॉजिकल डोमेन को डिस्कस किया, फिर हमने जो है वो एकेडमिक डोमेन को डिस्कस किया, फिर हमने सोशो कल्चरल डोमेन को डिस्कस किया। अब हम कब में जा रहे हैं? पॉलिटिकल अरीना में। देखिए मैंने स्टार्ट में कहा था ऐसे में कि 360 डिग्री के ऊपर टॉपिक कवर करना है, 360 डिग्री के ऊपर टॉपिक लिख कर आना है। दैट इज व्हाट इज 360 डिग्री। ठीक है, स्कॉचिंग प्रोविंशियल डिस्पैरिटीज थ्रू ब्रिंगिंग ऑल फेडरल यूनिट्स एंड स्टेट होल्डर्स ऑन वन प्लेटफॉर्म। प्रोविंशियल डिस्पैरिटीज को खत्म करना है। ठीक है, प्रोविंशियल जो मसले मसाइल मौजूद है, हम कल करिकुलम के थ्रू क्या करेंगे, करिकुलम के थ्रू उनके अंदर जो है वो सिटीजन का कॉन्सेप्ट अच्छा करेंगे कि भाई स्टेट क्या है, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, उस आपके राइट्स क्या है, स्टेट के राइट्स क्या है। तो वो चीज जो है वो प्रोविंशियल डिस्पैरिटीज को चीज खत्म करती है और फेडरेटिंग यूनिट्स को आपस में करीब लाती है। जैसे मैंने आपको कहा था ना कि जब आप लोगों को ये सब पता चल जाएगा कि भाई हर प्रोविंसेस ने कंट्रीब्यूट किया पाकिस्तानी इंटीग्रेशन में, हर एक प्रोविंसेस की एक कल्चर है जो
के रिस्पेक्टेबल है। हर एक प्रोविंस को दूसरे प्रोविंस की जरूरत है एज अ होल रहने के लिए। तो ये चीज प्रोविंशियल डिस्पैरिटी बिगेटिंग टुमारोज नेशनल लीडर्स, अगर आपको पता होगा, आपको कॉन्स्टिट्यूशन का पता होगा, आपको अपने राइट्स का पता होगा, ड्यूटीज का पता होगा, तो आप फ्यूचर में जाके एक अच्छे नेशनल लीडर बन सकते हैं। पुटिंग अ लीडर प्रायोरिटाइज इथनिसिटी इन डेमोक्रेटिक सिस्टम, पुटिंग अ लीडर प्रायोरिटाइज इन डेमोक्रेटिक थ्रू लीनिंग मल्टीकल्चरलिज्म, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप मल्टीकल्चरलिज्म की तरफ जाएंगे। अगर आप कराची की बात करें ना, आई बिलोंग टू कराची, बेसिकली आई एम फ्रॉम कराची, तो कराची में मसला ये था, जो मसले मसाइल होते रहे हैं 2008 के बाद से 2013-14 तक, जो इथनिसिटी की बुनियाद पे क्लैशेस होते हैं ना, उसकी वजह यही थी कि एक कम्युनिटी दूसरे के कम्युनिटी के कल्चर को सब स्टैंडर्ड समझती थी। वो समझती थी हम सुपीरियर हैं, ये इंफीरियर है, ठीक है। इसी तरह जो दूसरी कम्युनिटी है वो अपने आप को सुपीरियर समझती थी, अगले को इंफीरियर समझती थी। वजह क्योंकि एक दूसरे के कल्चर के बारे में पढ़ा नहीं है, एक दूसरे की वैल्यूज के बारे में नहीं पढ़ा हुआ। इससे क्या होता है, क्लैशेस होते थे, ठीक है। इससे क्या होता है, क्लैशेस होते थे। जब आप एक दूसरे की वैल्यूज के बारे में पढ़ेंगे, एक दूसरे के कल्चर के बारे में पढ़ेंगे, आपके अंदर एक मल्टीकल्चरलिज्म आएगा, आपके अंदर एक्सेप्टेंस आएगी कि भाई हर एक का कल्चर रिस्पेक्टेबल है, उनकी अपनी वैल्यूज है, मेरी अपनी वैल्यूज है। तो इथनिसिटी की बेसिस के ऊपर, क्या कल्चर के बेसिस के ऊपर क्लैशेस का होने का खतरा कम होगा, ठीक है। अब देखें, पहले हमने इंट्रोडक्शन बताया, फिर हमने सिंगल नेशनल करिकुलम को इंट्रोड्यूस किया, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 पैराग्राफ्स में। फिर हम अपने कोर आर्गुमेंट्स की तरफ आए कि हाउ सिंगल नेशनल करिकुलम इंक्रीजेस नेशनल इंटीग्रेशन एंड सोशल कोहेजन, इसके ऊपर आए। किस तरह हमने उसको आइडियोलॉजिकल डोमेन में बताया, एकेडमिक डोमेन में बताया, सोशो कल्चरल डोमेन में बताया और पॉलिटिकल डोमेन में बताया। यहां पर हमारा पॉइंट क्लियर हो गया, हमारे कोर आर्गुमेंट्स खत्म हो गए। अब क्या हम खत्म कर दें ऐसे? नो। जाहिर बात है, ये सब चीजें करने के लिए जब हम करने जाएंगे तो उसके अंदर कुछ मुश्किलात पैदा होंगी, उसके अंदर कुछ चैलेंजेस आएंगे, कुछ बॉटलनेक्स आएंगे। तो हमें वो भी बताना है कि भाई इट इज इजियर सेड देन डन, ठीक है। कि ये बोलना आसान है, करना मुश्किल है। क्यों? बिकॉज देयर आर मल्टीफेरियस चैलेंजेस एंड इंपेडिमेंट्स इन द वे ऑफ अचीविंग दीज ऑब्जेक्टिव्स। अब वो मल्टीफेरियस चैलेंजेस, इंपेडिमेंट्स या बॉटलनेक्स क्या है, वो हम बताएंगे। यहां पे हमने क्या लिख दिया, इंपेडिमेंट्स इन फोस्टरिंग नेशनल इंटीग्रेशन सोशल कोहेजन थ्रू सिंगल नेशनल करिकुलम, कि जब हम अपनी नेशनल इंटीग्रेशन को इंक्रीज करने जाएंगे ना थ्रू एसएनसी, तो उसके अंदर क्या मसले आएंगे वो हम देख लेते हैं। क्या मसले आएंगे जी? प्रोबेबल गैप बिटवीन इंटेंडेड एंड इंप्लीमेंटेड करिकुलम, ये बहुत बड़ा मसला है। देखो, लैंग्वेज पढ़ो, प्रोबेबल गैप बिटवीन इंटेंडेड एंड इंप्लीमेंटेड करिकुलम क्या है ये? कि भाई हमने सोचा तो बड़ा अच्छा करिकुलम है कि भाई हम आइडियोलॉजी भी जो है वो इनकलकेट करेंगे, इस्लामिक वैल्यूज को बताएंगे, कल्चरल जो है वो डाइवर्सिटी जो है वो बच्चों को सिखाएंगे, रिस्पेक्ट, राइट्स, ड्यूटीज का बताएंगे। ये है हमारी सोच या ऑन पेपर। बट जो इंप्लीमेंट होगा वो क्या होगा? तो जो चीज इंप्लीमेंट होगी और जो पेपर के ऊपर है या जो हमने सोचा है, उसका जो गैप है वो है एक बड़ा चैलेंज। उसको हमने क्या, गैप को क्या करना होगा? रिड्यूस करना होगा। कि एक पॉलिसी तो हमने पेपर पे लिया है, वो हमारे पास ब्लूप्रिंट है, उसको इंप्लीमेंट जब करेंगे तो ऑब्वियसली सी बात है उसके अंदर जो है वो लेवल के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगी, उसके अंदर कुछ गैप्स आएंगे, उसको हमने देखना है। वो हमारे पास एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। फिर पॉजिटिव अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म टू असिस्ट इनेक्टमेंट ऑफ सिंगल नेशनल करिकुलम। आपने अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म जो है हमारा वीक है मुल्क में। पॉजिटिव अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म यानी स्केर्सिटी ऑफ अकाउंटेबिलिटी प्लेटफॉर्म्स या वीक अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म, जिसकी वजह से सिंगल नेशनल करिकुलम को असिस्ट करना कि कितना इंप्लीमेंट हुआ, कितना इंप्लीमेंट नहीं हुआ, या ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहे या नहीं हो रहे, एक चैलेंज। अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जिनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। या फिर एक दफा इशरत हुसैन ने कहा था कि पाकिस्तान में जो है वो कोऑर्डिनेशन क्राइसिस है। क्या होता है? पास द बकेट वाली चीज होती है कि भाई तुमने ये क्यों किया जी, मेरी गलती नहीं है, उसकी गलती है। उससे पूछा जाएंगे, ऑफिस में अक्सर ये होता है ना कि हम उससे पूछते हैं, हाँ भाई तुम ये काम तो मैंने तुम्हें दिया था, तुमने क्यों नहीं किया? सर वो मेरा काम तो नहीं था, वो तो उसने किया। अच्छा उसको बुलाओ, वो बोलेगा जी वाई ने किया, वाई की तो बोलेगा जेड ने किया। अगेन अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म आपका वीक है। अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म हो वहीं के वहीं है, उसको पता हो कि अगर मैं नहीं करूंगा, इंसेंटिव पनिशमेंट वाला कॉन्सेप्ट हो, ये चीज नहीं आएगी। तो ये भी एक चैलेंज है जिसको आपने देखना है।
An objection from religious minorities or transgression of constitutional rights on religious education. Again, religious minorities हमारा बहुत बड़ा चैलेंज है. जब भी मदरसे को रिफॉर्म करने की बात आती है, religious minorities हमेशा objections करती हैं. उनको मनाना, उनको कन्विंस करना अगेन एक इंपॉर्टेंट मसला है. An obtuse process of integrating vocational and institutional program pragmatically. Again, वोकेशनल ट्रेनिंग के ऊपर भी आपने काम करना है, यहाँ पर नहीं है. एक इम्पेडिमेंट है, चैलेंज है कि किस तरह आप वोकेशनल ट्रेनिंग को एकेडमिक ट्रेनिंग के अंदर इनलाइन करेंगे. ये भी एक मसला है. वोकेशनल ट्रेनिंग क्या है? स्किल सेट. अनफॉर्चुनेटली हमारे बच्चों के पास स्किल सेट नहीं है. ये भी आपने देखना है. एक तो और चैलेंजेस हैं, यहाँ पे नहीं लिखे हुए, मैं आपको बता देता हूँ. एक चैलेंज ये है कि एजुकेशन जो है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है. 18वीं तरमीम के बाद से जो एजुकेशन है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट हो चुका है और प्रोविंसेस की मर्जी के बगैर आप इसके अंदर चेंजेस नहीं ला सकते. तो यू हैव टू पुट और ब्रिंग ऑल प्रोविंसेस ऑन द सिंगल पेज. इसके लिए एक प्लेटफॉर्म है हमारे पास, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट. उसके अंदर सबको बिठाना. आपको पता है हमारे प्रोविंसेस में डिफरेंट लोगों की जो है वो सिंध में जो है वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, उनको कन्विंस करना, एक पेज पे लाना. अगेन इट्स अ चैलेंज. अब आपने बताया कि भाई चैलेंजेस बता दिए, बॉटलनेक्स. अब चैलेंजेस करके छोड़ देंगे? नहीं. अब आप उनके सॉल्यूशंस प्रपोज करेंगे कि भाई चैलेंजेस तो ये है, अब मेरी नजर में इसको किस तरह मैं सॉल्व कर सकता हूं या कर सकती हूं. आपने सॉल्यूशन देखो, 2 या 3 सॉल्यूशन ही, प्रॉपर कम से कम 5 सॉल्यूशंस आपने जरूर बतानी और प्रॉपर सॉल्यूशन होने चाहिए. क्या है जी? डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग मैकेनिज्म फॉर इंश्योरिंग सिंगल नेशनल करिकुलम सच एज ऑडिटिंग. आपने एक अच्छा अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म बनाना है. अब वो अच्छा अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म क्या है? यहां पर लिखा है फॉलोड इन कीनिया. यानी मैंने यहां पर लिखा है कि भाई अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म अच्छा बनाओ. छोड़ नहीं दिया उसको, एक एग्जांपल भी दिए कि कीनिया में ये चीज हो चुकी है. वहां पे आपके लिए एक केस स्टडी मौजूद है, उसको देखें और उसके में जो पॉजिटिव फीचर्स है अपने मुल्क में अप्लाई करें. ये चीज आपको जब भी पता चलेगी जब आपकी स्टडी अच्छी होगी, जब आपने रिसर्च अच्छी की होगी. सेंट्रलाइजिंग द असेसमेंट एंड एग्जामिनेशन सिस्टम फ्रॉम ग्रेड 1. आप सेंट्रलाइज करें एग्जामिनेशन सिस्टम को जिस तरह फिनलैंड में किया गया है. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स पे बड़ा काम करें. किस तरह काम करें? अगेन एग्जांपल, न्यू जर्सी के अंदर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उसकी मैंने एग्जांपल्स दी हुई. इंटीग्रेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम विद इमर्जिंग ट्रेंड्स टू मेक मोर कॉम्पिटिटिव. इंटीग्रेशन ऑफ एजुकेशनल सिस्टम विद जो इमर्जिंग ट्रेंड है दुनिया में, उससे अपने आप को इंटीग्रेट कराएं. इटली की एग्जांपल है. देन जी अवेयरनेस प्रोग्राम सोशलाइजिंग करें. रिकंसिलिएशन स्ट्रेटजी टू आयरन डिस्प्यूट अमंग डिफरेंट एजुकेशनल टायर्स एंड फॉलो सिंगल नेशनल करिकुलम. अगेन डिफरेंट टायर्स के ऊपर जो भी मसले मसाइल है उसको सिंगल पेज के ऊपर लेकर आए. अगेन अ सक्सेसफुल मॉडल वी हैव इन टर्की, वी कैन फॉलो दिस मॉडल एज वेल. यानी हवा में बातें नहीं की कि भाई ये कर लो, ये कर लो, वो कर लो. नहीं, ये करो, ये चीज यहां अडॉप्ट हो चुकी है, इसको देखें, इसके पॉजिटिव फीचर्स आप ले. ये चीज करें, ये चीज यहां अडॉप्ट हो चुकी है, ये इसके चांसेस ज्यादा है सक्सेस के. देन हमने क्या लिखा? कंक्लूजन. देन जी हमने क्या लिखा यहां पर? कंक्लूजन. और फिर हमने कंक्लूड कर दिया. ये थी हमारी आउटलाइन. सिंगल नेशनल करिकुलम इंक्रीजेस नेशनल इंटीग्रेशन सोशल कोहेजन. इस तरह अगर आप जब आप ऐसे करेंगे, आपका ऐसे कोई फेल नहीं कर सकता. इंट्रोडक्शन, फिर थोड़ा सा सिंगल नेशनल करिकुलम के बारे में बताया, फिर पूरा ऐसे उस टॉपिक के ऊपर है. आइडियोलॉजिकल डोमेन में किस तरह करेगा, सोशो कल्चरल डोमेन में, पॉलिटिकल डोमेन में, एकेडमिक डोमेन में, फिर बॉटलनेक्स क्या आएंगे, फिर उसके लिए आप सॉल्यूशंस क्या प्रपोज कर रहे हैं. ठीक है. अब आ जाते हैं हम इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन किस तरह लिखना है? अगेन एक टू द पॉइंट इंट्रोडक्शन. अभी इंट्रोडक्शन आपको पढ़ाऊंगा तो आपको जो है वो बड़ा जो है वो मसला होगा, क्योंकि आपने इंट्रोडक्शन को समझा नहीं है, उसकी टेक्निक क्या होती है, किस तरह कवर करते हैं. बट अगेन आप लोग ये समझ लें कि टू द पॉइंट आपने इंट्रोडक्शन लिखना है. ठीक है ना, कि जो बातें की हैं उसी के ऊपर बात करनी, इधर उधर की बात नहीं करनी. इसके डूज क्या हैं, इसके डोंट्स क्या हैं, वो अगेन मैं आपको सेशन में पढ़ाऊंगा जब सेशन होगा. और फिर इसी तरह एक हम उसके ऊपर कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे. अभी मैं आपको इंट्रोडक्शन इसलिए नहीं करा रहा, लैंग्वेज मुश्किल है, आप लोग मसला होगा, परेशान हो जाएंगे. सिर्फ आउटलाइन पढ़ाकर इस सेशन को फिर मैं कंक्लूड करता हूं. मेरे ख्याल में दूसरी आउटलाइन की जरूरत नहीं है. अब हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है कि हम दूसरे टॉपिक को डिस्कस करें. आई थिंक दिस टॉपिक is more than enough to clear all the confusions in your mind कि भाई किस तरह ऐसे करना है, या फिर सर का सेशन ज्वाइन करना चाहिए या नहीं चाहिए, या सर का टीचिंग मेथडोलॉजी क्या है, मेथड क्या है, सर क्या सोचते हैं, सर किस तरह पढ़ाते हैं. आई थिंक इट इज़ मोर देन इनफ. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन फील फ्री टू आस्क मी. मैं अनम्यूट करने का आपको ऑप्शन दे देता हूँ. सेशन जी मंडे से स्टार्ट है. आपको अगर करनी है तो आज से आप रजिस्ट्रेशन ज़रूर करा लें. एंड
सर व्हाट अबाउट द पॉलिटिकल चैलेंज एजुकेशन इज प्रोविंशियल सब्जेक्ट, उसका मेराज ये सोल्यूशन मैंने आपको बताया ना, उसका सोल्यूशन ये है कि उसके लिए हमारे पास प्लेटफॉर्म है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, ठीक है ना। सीसीआई का प्लेटफॉर्म है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का, उसमें आप चारों प्रोविंसेस के चीफ मिनिस्टर्स को बुलाएं, प्राइम मिनिस्टर साहब बैठें और उसको सॉल्व करेंगे। ड्रग रेगुलेशन अथॉरिटी का भी हमने जो है वो सीसीआई के थ्रू किया था, हमने जो नेशनल वाटर पॉलिसी बनाई थी 2018 में उसको भी सीसीआई से पास कराया था, हमने जो सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई थी उसको भी सीसीआई से पास कराया था। और कोई क्वेश्चन जी, किसी ने अनम्यूट करना है अपने आप को, कोई भी किसी का क्वेश्चन हो जी। किसका क्वेश्चन है जी, उमर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपने जैसे सजेशंस के अंदर आपने रेफरेंसेस दिए हैं, तो सर ये लाजमी है रेफरेंसेस देना सजेशंस के अंदर भी? क्योंकि सर अगर लेट्स सपोज। ठीक है, मैं समझ गया जहांगीर, मैं समझ गया तुम्हारी बात। ठीक है, आप देखो जरूरी तो कोई चीज नहीं है, ठीक है ना, मतलब जरूरी तो कोई चीज नहीं, इट्स ऑल अबाउट वैल्यू एडिशन। इफ यू हैव इंफॉर्मेशन, अगर आपके पास एविडेंस है सजेशन में जरूर दें। मुझे याद है 2018 में मैं ऐसे कर रहा था सोशल मीडिया वाला, मैंने उसके अंदर जब एग्जांपल दी थी कि भाई पॉलिटिकल डोमेन में रह के सोशल मीडिया को किस तरह कंट्रोल किया जाए, तो मैंने उसके अंदर फिर जर्मन का लॉ कोट किया था कि भाई जर्मनी में एक लॉ पास हुआ है और उसके अंदर ये सैंक्शन है वगैरह हैं, दे दे, नहीं है कोई मसला नहीं है, लेकिन कोशिश करें अगर 4 से 5 सॉल्यूशंस दे रहे हैं तो उसके अंदर 2 या 3 सॉल्यूशंस में कहीं ना कहीं की कोई ना कोई एक एग्जांपल कोट करूं, ताकि वो एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन हो, उसको ऐसा ना लगे कि हवा में बात कर रहा है। ठीक है, समझ में आई जी आपको बात जहांगीर? सर वन मोर थिंग जी सर, जी, अगर मैं यहाँ पे बुक्स का रेफरेंस दे दूं? हाँ दे सकते हैं, दे सकते हैं, बट उसको यहाँ पे ना लिखना, फिर वो नीचे जाके उसी में बता जैसे दीजिएगा, आपने ठीक है वो ना। जैसे आपने सर एमाल दुर्किन का जैसे वो किया था ना, मैं उस लिहाज से पूछ रहा हूँ। आप अगर, वो तो एम एल दरखाम इज सोशोलॉजिस्ट ना, वो तो एक बहुत मशहूर सोशोलॉजिस्ट, ठीक है ना, तो बुक नीचे बता दें फिर वो बॉडी पैराग्राफ। मतलब बुक के राइटर्स में दे सकता हूँ ना ऐसे? फॉर एग्जाम्पल बताएं कौन है राइटर। सर अगर लेट्स सपोज मैं जेंडर इक्वलिटी की बात कर रहा हूँ, तो उसमें मैं मैरी वालस्टोन क्राफ्ट की या कैथी ठीक है, स्टैटन की भी बात कर चलिए, हाँ मशहूर नाम है तो आप लिख सकते हैं, ये बहुत बड़े नाम है, इनको आप कोट कर सकते ठीक है सर, ठीक है, ओके, थैंक यू। हैं। और कोई जी, ये सबको समझ में आया या सबके ऊपर से गया है चीजें? जी सना। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये था टाइमिंग के हवाले से ना, अभी इंशाल्लाह आफ्टर 15 डेज रमजान मुबारक स्टार्ट हो जाएगा, तो मतलब हमारी जो क्लास टाइम आपने बताई है वो 6 to 9 बताई है, तो वो क्या डिस्कस रमजान मुबारक में भी यही शेड्यूल रहेगा? कर लेंगे, वो डिस्कस कर लेंगे सूटेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स के हिसाब से, उसको तो है जो है फिर वो जी। उस हिसाब से और एड्रेस। सर एक और भी मतलब क्वेश्चन था, वो भी क्लास टाइमिंग के हवाले से ही था। मतलब ऑनलाइन क्लासेस में मोस्टली ये हो जाता है कि टीचर्स जो है ना टाइम आगे पीछे कर देते हैं, मतलब सेम टाइम नहीं रहता, जैसे एक मोमेंटम सेट हुआ होता है। तो काइंडली अगर मतलब हमारे सेशन में ये ना हो कि एक ही टाइम होना चाहिए और क्लासेस भी वीक में जो आपने बताई हैं वही होनी चाहिए, जी डे इंशाल्लाह, स्किप ना हो। बेस्ट, कैसा हो जी सर, इंशाल्लाह। बस सर यही वो आप कुछ इश्यूज होते रहते हैं ना, मतलब ऑनलाइन क्लासेस लेने के बाद, तो फिर ये सारी चीजें माइंड में थी। करिएगा तो खुद मुझे टाइम टेबल स्टिक रहने का वो ही है, क्योंकि मेरा टाइम टेबल भी ख़राब हो जाएगा अगर मैं टाइमिंग चेंज करूँ। अच्छा, अब यहाँ पर एक और अच्छा सवाल है कि ऐसे किसी ने बताया, चलें उसके ऊपर बहुत डिबेट होगी। यहाँ पर आप एक और चीज़ भी कर सकते हैं इस ऐसे के अंदर कि भाई सिंगल नेशनल करिकुलम में तो करिकुलम की बात है, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जो है, किसी ने बोला 22.58 मिलियन चिल्ड्रन आउट ऑफ स्कूल, उनका क्या होगा, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उनका क्या होगा, टीचर ट्रेनिंग का क्या होगा, इसके ऊपर भी आप बात कर सकते हैं, ये पॉइंट के ऊपर भी आप ऐड कर सकते हैं। अरूप कह रही है सर मेरे ऊपर से गुजरी थोड़ी, इसलिए कि आपने सिंगल नेशनल करिकुलम पढ़ा हुआ नहीं है, दोबारा लेक्चर रिवाइज करिएगा आपको याद आ जाए। और कोई सवाल जी? मेरे ख्याल में आकाश का सवाल है जी, आकाश। सर मेरा क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द आउटलाइन। कुछ आउटलाइन मेरी नज़र से गुजरी है, उसमें मैंने देखा है कि इंट्रोडक्शन से पहले जो है वहाँ पे थीसिस स्टेटमेंट का लिखा होता है। तो मुझे बस आप ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दें कि इज इट राइट टू गो विद दिस कि पहले पहले आप वहाँ पे थीसिस स्टेटमेंट लिख दें। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि सर जैसे आप
आपने इसको डिवाइड किया हुआ है पूरी आउटलाइन को, इंट्रोडक्शन फिर एरियल व्यू, उसको फर्दर आपने बुलेट फॉर्म में डिवाइड किया हुआ है, तो क्या इटसेल्फ ये एक पूरा पैराग्राफ लिखना है इसके अंदर जो आपने सब ऑर्डिनेट या इसको कैटेगराइज किया है? ये थोड़ा मुझे बिल्कुल गाइड कर दें प्लीज। आकाश, ये कहलाता है 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर। ये 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर है। देखो, एक हेडिंग, 2 हेडिंग और फिर सब पॉइंट। दिस इज कॉल्ड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर। ईच पॉइंट जो है ना उसके ऊपर एक पैराग्राफ होगा, ईच पॉइंट के ऊपर एक पैराग्राफ होगा। ये डन है। फिर दूसरी बात ये आपने बोला यहाँ पर थीसिस स्टेटमेंट लिखें या ना लिखें, हेडिंग डालें या ना डालें, अगेन इट्स अप टू यू। ये मैं आपको सेशन में बता दूंगा अगर आप ज्वाइन करेंगे कंप्लीट के। कुछ ऐसे होते हैं जहां पे थीसिस स्टेटमेंट देना जरूरी होता है। फॉर एग्जांपल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कर्स और ब्लेसिंग, देन देयर इज और इन द एसे यू हैव टू मेंशन योर थीसिस स्टेटमेंट दैट आप किस डोमेन को सपोर्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, इज पाकिस्तान रेडी फॉर डिजिटल रेवोल्यूशन? यस, दिस ऐसे आउटलाइन में थीसिस स्टेटमेंट लिखना चाहिए कि यस पाकिस्तान रेडी फॉर डिजिटल रेवोल्यूशन। आप समझते हैं या आप नहीं समझते? लेकिन कुछ ऐसे हैं जिसमें थीसिस स्टेटमेंट मैटर नहीं करता, मतलब यहां पर लिखना जरूरी नहीं है। ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन में तो है, यहां पे जैसे सिंगल नेशनल करिकुलम इंक्रीज नेशनल इंटीग्रेशन सोशल कोहेजन, यहां पे अगर आप इंट्रोडक्शन के बाद ये लाइन नहीं भी लिखे ना, कोई मसला नहीं। ठीक है ना, उसके अंदर कोई इशू नहीं। जी सना, जल्दी से पूछें जी, फिर हम इसको कंक्लूड करते हैं। जी सना पूछें अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो। मेरे ख्याल में कोई क्वेश्चन नहीं है इनका। चलें जी, सो दिस इज इट। दिस इज द 3 days सीरीज ऑफ ओरिएंटेशन सेशन एंड डेमो क्लासेस। ठीक है, नहीं जी 18 अमेंडमेंट रिवाइज नहीं करनी हमने। This is a 3 day series of demo classes and orientation sessions. Hope you will like that series. आपको इसमें फायदा हुआ होगा। मैंने डे 1 में आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि अगर आप ये 3 दिन का टाइम मुझे देंगे तो एट द एंड आप लोग यहाँ से कुछ ना कुछ लेकर उठेंगे। इसका सिर्फ ये मकसद नहीं था कि आपको कोई अकेडमी की तरफ अट्रैक्ट करें और मैं आपको फोर्स करूँ कि ज्वाइन करें। इट्स अप टू यू। अगर आप समझते हैं कि आपको इन 3 दिन में फायदा हुआ और ओवरऑल अगर आप बैच ज्वाइन करेंगे तो आपको कितना फायदा होगा, आप ज्वाइन कर लें। नहीं समझते, जो मैंने पॉइंटर्स बताएं उसके ऊपर सोचें, काम करें। बेस्ट विशेस फॉर योर प्रिपरेशन। कभी कोई ओपिनियन चाहिए हो, कोई सजेशन चाहिए हो, कोई एडवाइस चाहिए, फील फ्री टू कांटेक्ट मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। बट थोड़ा सा पेशेंस रखा करें, रिप्लाई करने में काफ़ी दफ़ा देर हो जाती है। टुडे इज़ द लास्ट डे ऑफ रजिस्ट्रेशन। इंशाल्लाह मंडे से स्केड्यूल आ जाएगा कि रेगुलर क्लासेस कब शुरू होंगी। ठीक है, नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह हमारी रेगुलर क्लासेस शुरू हो जाएंगी। जिसको जो कराना है या कुछ भी रजिस्ट्रेशन है, कोई कन्फ्यूजन है, आज मुझसे पूछ लें। कहीं ऐसा ना हो जाए कि एक दफ़ा बैच स्टार्ट हो जाए और आप पीछे रह जाएं। सबके पास मेरा जो है वो व्हाट्सएप नंबर मौजूद है। अगर नेक्स्ट ओरिएंटेशन क्लासेस टाइमिंग सनाउल्लाह, आप ओरिएंटेशन सेशन 6 महीने बाद होगी, 6 महीने बाद आइएगा जी। ठीक है, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर सबके पास है। तो इंशाल्लाह आप लोग मुझे मैसेज करें और फिर जिसको कोई सोल्यूशन या प्रॉब्लम है रजिस्ट्रेशन करानी है तो वो रजिस्ट्रेशन कराएं। ठीक है, टिल द नेक्स्ट सेशन, टिल द नेक्स्ट क्लास, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर। ठीक है, मेरा आज मुझसे व्हाट्सएप पे आप सवाल पूछ लीजिएगा। मटेरियल शेयर नहीं होगा जी।